अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची में एक और मौसलाधार बारिश ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को एक बार फिर तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में कराची में कल रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन कल कराची में रिकॉर्ड तबाही भी देखी गई। आज क्योंकि बारिश कराची में इतनी ज़्यादा हुई नहीं, बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हुई है, जिसकी वजह से जो मेन शाराएं थी उनमें पानी कम होता हुआ नजर आया है। मिसाल के तौर पर शारा फैसल में काफ़ी हद तक पानी निकाला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भी पूरे कराची को बारिश के पानी से क्लियर करा लिया गया हो। आज भी सीएम मुराद अली शाह साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि कराची की जो मेन शाराएं हैं, जिसमें आया चुंदीगढ़ रोड है, एम ए जिन्ना रोड है, यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पानी अब भी खड़ा हुआ है। और ये कल की जो तेज़ बारिश थी उसका नतीजा है कि कराची की मेन शाहराहों पर इतना पानी आ चुका था। बार बार वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या बल्दियाती हुकूमत ये यकीन दहानी करवाती आई है कि अगली बारिश के लिए हम तैयार होंगे, हम बेहतर इक़दामात करेंगे ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। लेकिन ये कराची के अवाम की बदकिस्मती है कि हर बारिश में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कराची तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। मामूली बारिश होती है तब भी ये कहा जाता है कि क्योंकि हम अपने बरसाती नालों को वक्त पर साफ नहीं कर सके, कभी इख्तियारात की जंग दिखाई देती है कि किसकी जिम्मेदारी थी ये बरसाती नाले साफ करने, उसकी वजह से कराची की आवाम परेशान होती है। और जब रिकॉर्ड बारिश हो तो उसके लिए तो कराची में जो निज़ाम है ड्रेनेज का, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बारिश बर्दाश्त कर सके। और कल इसके मंजर हमने आपको देखे। इस वक्त भी आप टीवी पे देख रहे हैं कि जो रोड्स थे, तमाम जो शाराएं थी, जो सड़कें थी, वो कल दरिया का मंजर पेश कर रही थी, दरिया बन चुकी थी। और छोटी गाड़ी तो दूर की बात है, जो बड़ी जीप्स थी, एसयूवीज थी, ट्रक्स या बसेस थे, वो भी कल हमने देखा कि पानी की वजह से फंस गए थे, तैरते हुए नजर आए इन सड़कों पे कराची की कल हमें। और सिर्फ सड़कें कल हम नहीं देख रहे थे पानी से भरी हुई थी, जो रिहायशी इलाके हैं, लोगों के घरों तक पानी चला गया था। लोग मजबूर हो गए कि वो अपने घरों से नकल मकानी करें, उनके घरों में पानी आ गया था, जो फर्नीचर था वो तबाह हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे वो तबाह हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कोई इंतजाम नहीं था कि उनको पहले ही वहां से निकाल लिया जाता ताकि कम से कम माली नुकसान के बजाय जो जानी नुकसान होता उससे बचाया जा सकता था। आज मुराद अली शाह साहब ने बताया है कि 4 जुलाई ऑनवर्ड जो मानसून सीजन है उसमें 47 लोग कराची में बारिश की वजह से जाँ भाग हुए हैं। इसके अलावा हर बारिश में के इलेक्ट्रिक का जो फेलियर है, के इलेक्ट्रिक की जो नाकामी है, वो भी बड़ी वाज़ेह होती है। और कल भी ऐसा ही हुआ, जब बारिश का आगाज़ हुआ तो बिजली चली गई। और अब भी कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहां 30-30 घंटे से बिजली नहीं आई है। और कल से हम ये भी देख रहे हैं कि कराची में जो मोबाइल सर्विसेज हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। मेजॉरिटी शहर में ये कहा जा सकता है कि मोबाइल सर्विसेज इस वक्त नहीं चल रही है। और अब ये कब बहाल होंगी, कब बिजली का जो सूरत हाल है वो बहाल होगा, इस पे के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं कि हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में पानी ज़्यादा जमा है वहाँ इस वक्त काम करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये किसी एक बारिश में नहीं होता, हम हर बारिश में देखते हैं कि कराची का यही हाल होता है। और इस हवाले से कल जब शाहजेब खानजादा साहब ने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से पूछा कि इतनी तबाही हुई है, इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले जिम्मेदारी मेट डिपार्टमेंट पर डाली। उन्होंने कहा कि हमें नहीं बताया गया था कि इतनी ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें पता भी होता कि चंद घंटों में 200 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। कल 11:30 बजे रात को मैंने पता किया था और आज के दिन की क्या प्रेडिक्शन है, तो उन्होंने कहा था जी वेरी लाइट ड्रिजल, और वो भी सुबह के टाइम पे, और 1 बजे के बाद दिन में सूरज निकला हुआ होगा शहर में। अनफॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शन बिल्कुल ही गलत साबित हुई। अगर हमें बता भी देते ना कि आज 200 मिलीमीटर बारिश होगी तो हम क्या कर लेते, 2-4 घंटे में या 12 घंटे में क्या कर लेते। हम कोई खास चीज कर नहीं सकते थे, सिर्फ रेस्क्यू की इंतजामात कुछ और बेहतर करते थोड़े से, ये हम कर सकते थे। हमारी अपनी भी कोताहियां मैं हमेशा मानता हूं। मुराद अली शाह साहब बता रहे थे कि मेट डिपार्टमेंट ने हमें ये बताया था कि 1 बजे के बाद धूप निकल आएगी, लाइट बारिश होगी, तेज़ बारिश नहीं होगी। और अगर हमें पहले पता होता तो हम तैयारी बेहतर कर लेते। लेकिन मुख्तलिफ जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही थी कि कराची शहर में तेज़ बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश हुई, जो इक़दामात बाद में लिए गए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, या अब जो मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स बनाए गए हैं, ये पहले हो सकता था, लोगों को पहले नकल मकानी करवा ली जाती तो शायद जानी नुकसान से बचा जा सकता था। नाले अगर बर वक्त साफ हो जाते तो शायद कुछ पानी ड्रेनेज में चला जाता, नालों में चला जाता। लेकिन अब जो सूरत हाल है और जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि पूरा जो कराची का ड्रेनेज सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि इतनी अगर बारिश आइंदा सालों में होती है तो उस पर हम कैसे काबू पाएंगे।
जाएंगे, क्या इंतजामात होंगे, ये सोचने की जरूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या ये करने के लिए तैयार है? क्योंकि 12 साल से सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सिर्फ सिंध का नहीं, सबसे बड़ा शहर है कराची पाकिस्तान का। यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, तकरीबन 60% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। लेकिन कराची की आवाम को सहूलियात उस हवाले से उसके मुताबिक नहीं दी जाती। ना कराची में कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। मेट्रो बस पंजाब में 3 है, अब पेशावर में बन चुकी है। कराची वालों को अब तक ये नसीब नहीं हुई है। K4 का मंसूबा पिछले 15 साल से उसके बाद सुनी जाती है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। साफ पानी तो दूर की बात है, कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां नलों में पानी नहीं आता, उनको टैंकर के जरिए पानी मंगवाना पड़ता है। सीवरेज का निजाम यहां पर नहीं है, सड़कें टूटी फूटी है। ये वो मसाइल हैं कराची के अवाम के जो कि बरसों से वो सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लेकिन हर हुकूमत ने उनसे वादा किया, चाहे वो मकामी हुकूमत हो, बल्दियाती हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनकी मुश्किलात दूर होती हुई नजर नहीं आई है। एक वजह आज ये बताई मुराद अली शाह साहब ने कि तजावुज़ात इतनी ज़्यादा हो चुकी है नालों पे, जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। सारा इल्ज़ाम ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है। 12 साल से सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है, लेकिन जो वजूहात हैं, अगर जब वो एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं और सब मलबा कोशिश करते हैं कि इस तरफ डाला जाए, तो वो हकीकत भी बतानी पड़ती है। और हकीकतें बताई हैं कि जो मशहूर SLGO 2001 का है, जिसके इख्तियारात के लिए सब तड़प रहे हैं, वो इसलिए तड़प रहे हैं कि इस SLGO के तहत कराची की बड़ी बड़ी शाहराहों को जो रेजिडेंशियल हुआ करती थी एक साथ कमर्शियल कर दिया। गुज्जर नाले के अंदर पक्की लीजेस दे दी गई। कसूर हमारा नहीं, ये कसूर हमारा नहीं है, तजावुज़ात है। और कराची का एक और अलमिया भी है, जो बारिश होती है कराची में और जिससे तबाही होती है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्ची पक्की आबादी जहाँ पर है वहाँ पे ये मसला हो, जहाँ गरीब आबादी है या जो कराची के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे ये मसाइल हो। इवन कराची के जो पॉश इलाके हैं जहाँ पे 10, 15, 20 करोड़ रुपए के मकानात हैं, इलीट वहाँ पे रहती है कराची की, चाहे वो DHS हो या क्लिफ्टन हो, जहाँ पे कंटोनमेंट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इंतज़ामिया है, वहाँ पर उनका भी बुरा हाल है। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी है, घरों में पानी आ जाता है, सड़कें टूटी फूटी हैं, प्रॉपर ड्रेनेज का निज़ाम उन इलाकों में भी नहीं है जहाँ पे करोड़ों रुपए के मकानात हैं, उनसे वहाँ पे पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन इलाकों में भी वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये क्या सूरत हाल है और इस पर काबू कैसे पाया जाएगा? अब आइंदा के लिए लगता है, जैसे मैंने कहा कि मौसम अगर तब्दील होता रहेगा तो उस पर कैसे काबू पाएंगे, इस पर सईद गनी साहब से हम कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे नुमाइंदे कुछ देर पहले मौजूद थे सुरजानी टाउन में, काशिफ मुश्ताक, उनसे हमने पूछा था कि ज़रा बताइए क्या वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है? जो पानी था वो अब ख़त्म हो चुका है, नीचे आ गया है, निकाला जा चुका है, या मुश्किलात वहाँ पर भी हैं? क्योंकि बहुत सारे रहायशी वहाँ पे परेशान हैं। उन्होंने कुछ देर पहले हमें क्या बताया था, देखिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको सुरजानी सेक्टर 4B से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पानी है। मुतादिद घर अब भी ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं और नाले और इस सड़क का लेवल जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। हम इस वक्त एक गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं और यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन सरवर रजा अगर आपको दिखाएं तो यहाँ इस वक्त बाकायदा बोट की मदद से मुख्तलिफ घरों में जो है वो खाना फराम किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये मेरे बीच में आप जो ये रोड की सड़क के बीच में देख रहे हैं, यहाँ नाला है और नाला और इस सड़क का लेवल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मुतादिद लोग यहाँ जो हैं वो बेयारो मददगार हैं और छतों पर बैठे हुए हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं, इंतजामिया के मुंतज़िर हैं। जब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि अगर इंतजामिया यहाँ आती है तो सिर्फ यहाँ से ये पानी निकलवा दे तो उनके मुश्किलात में आसानी हो सकती है। जितना आगे हम जाते हैं उतना ज़्यादा पानी यहाँ है। मेरे कैमरामैन अगर सरवर रजा इस जानिब की सूरत हाल दिखाएं तो वो दूर तक जो लोग आ रहे हैं वो आधे आधे पानी के अंदर डूबे हुए हैं, जबकि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके घर जो है वो ज़ेर-ए-आब आए हुए हैं और वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि इंतजामिया का अमला कब यहाँ आता है और कब यहाँ इमदादी काम जो है वो शुरू किया जाता है। इस तरह की कंडीशन है ना सिर्फ इस सुरजानी सेक्टर 4B की, बल्कि इसके साथ का ही जो इलाका है बिस्मिल्लाह टाउन, यूसुफ गोट, वहाँ भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। जो इंतजामिया है हमें मुकम्मल तौर पर यहाँ से गायब नजर आई है। इंतजामिया से जब हम मौक़िफ़ ले रहे हैं तो उनकी जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि सक्शन पंप यहाँ लगाए जाएंगे। बारिश का जो सिस्टम है जब मुकम्मल तौर पर थम जाएगा तो उसके बाद यहाँ निकासी आपके लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। तो काशिफ मुश्ताक बता रहे थे सुरजानी टाउन, बिस्मिल्लाह टाउन, इन इलाकों में अभी भी आवाम मुंतज़िर है कि इंतज़ामिया आएगी, पानी निकालेगी। पानी अगर निकाल लिया जाता है इन इलाकों से तो जो मुश्किलात हैं
रिहायशियों की वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो जरा सूरत हाल बता दें इस वक्त शहर की क्या है, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि अभी भी कुछ रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया नहीं पहुंची है पानी निकालने के लिए। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर कराची की? एक तो देखें, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं और ये मतलब कोई सदियों का रिकॉर्ड टूटा है कि जो रिकॉर्डेड हमारे पास बारिश है वो 1931 में हुई थी और इस वक्त हम उससे दुगनी बारिश का सामना हमने किया है। तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और उसकी वजह से तकालीफ भी शहरियों को पहुंची हैं और सिंध हुकूमत ने कोशिश की है कि जितनी मुमकिन हो सके और शहरियों की तकालीफ में कमी लाई जा सके। लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा शहर है, इतनी शदीद किस्म की बारिश हुई है, तो जो पानी खासतौर पर नशेबी इलाकों में ठहरा हुआ है उसको निकालने के लिए वक्त आपको इसलिए चाहिए होता है कि अगर आप जो रिपोर्ट भी दिखा रहे थे अपने नुमाइंदे की, तो आपको ये बता रहा था कि नाले और सड़क में पानी का लेवल एक है। अब अगर सड़क पे खड़ा हुआ पानी या घरों में जो लोगों के पानी जमा हो गया उसको डिस्पोजल नहीं मिलेगा तो वो पानी नहीं जा सकता है। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर बारिशें मुकम्मल तौर पर रुक जाती हैं तो नालों में स्पेस बनेगी और डिस्पोजल निकलेगा, तो फिर ये जो पानी घरों में है या सड़कों में है उसको निकाला जाएगा। चलती हुई बारिश में और अगर आपके नाले ओवरफ्लो हो रहे हो तो उस सूरत में पानी नालों में नहीं जा सकता, उसका कोई तरीका नहीं है। आप कहीं उसे मतलब इतने बड़ी मिकदार में पानी मौजूद हो उसको आप बाउजर्स के जरिए भर के कहीं और डिस्पोज नहीं कर सकते। तो ये पूरा एक निज़ाम है, उस निज़ाम की हम मजबूरी है कि जब तक डिस्पोजल नहीं होगा पानी सड़कों से घरों से नहीं उतरेगा। लेकिन जहां जहां डिस्पोजल अवेलेबल है, जहां जहां बड़ी शाहराहों पे हमारे पास निज़ाम मौजूद था, वहां अगर आपने देखा होगा तो अक्सर मकामात पर बड़ी शाहराहों को मोटरेबल कर दिया गया है, वो क्लियर हो गई हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे अभी भी पॉइंट्स जरूर हैं जहां पर कुछ पानी मौजूद है। तो ये बहरहाल मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि तकलीफ शहरियों को बहुत हो रही है, लेकिन जो पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं वो इदारे और हुकूमत ले रही है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। जो एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह है ना कि हमारा जो निज़ाम है वो इतनी ज़्यादा बारिश के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं हमारी, और जो हमारा निज़ाम है उसका भी हम सही ख्याल नहीं रखते। जैसे 3-4 हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी, सिंध हुकूमत ने आके बताया कि हम 25-30% नाले साफ कर सके थे क्योंकि कोविड की वजह से वर्ल्ड बैंक से जो हमारा MOU था उसको वक्त पे एग्जीक्यूट नहीं किया। तो कभी इख्तियारात की जंग मसला बन जाता है, कभी बर वक्त काम नहीं होता, कभी जो है बारिश इतनी हो जाती है कि हमारे पास निज़ाम उतना है नहीं, बेहतर नहीं किया हमने पिछले 12 साल में, आपकी हुकूमत के दौरान भी कुछ नहीं हुआ। तो अवाम तो परेशान रहती है ना, अवाम को हर मरतबा एक एक्सक्यूज मिलता है और हर मरतबा ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि अगली मरतबा हम बेहतर मैनेज करेंगे। मैं आपसे एक गुजारिश करूँ, नालों की सफाई पर तो कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं है। नाले तो KMC और DMC के पास हैं, वही हमेशा उसको साफ करते हैं, वही इनको अभी मेंटेन करते हैं। ये तो पहली मर्तबा हुआ कि सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई का काम अपने जिम्मे लिया और उसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारा एक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, उसमें नालों की सफाई का भी और उसके तरीके से साफ करने का काम था। तो अभी तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई रिलीजेस नहीं आई, वो तो अंडर प्रोसेस था। लेकिन चूंकि बारिशों का मौसम सर पे आ गया तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने तौर पर नालों की सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया था। तो वो हमने शुरू किया, फिर बीच में NDA में भी आ गई। लेकिन एक चीज जरा बिल्कुल समझने की जरूरत यह है कि जब आप नालों की सफाई कर भी लेते हैं और फिर इतनी बड़ी बारिश अगर आ जाए तो बारिश में जब पानी का रेला आता है गलियों से, मोहल्लों से, बाजारों से निकलता हुआ, तो अपने साथ वो हर चीज ले आता है जो गली में मौजूद होती है, जिसमें लकड़ियां भी होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो आकर नालों के दोबारा जो चोकिंग पॉइंट्स होते हैं उनको वो बंद करते हैं। तो अगर आपने कभी गौर किया हो, अगर किसी आपके रिपोर्टर ने, तो जहां जहां नालों की सफाई हो गई होती है रोजाना की बुनियाद पर उन पॉइंट्स को रोजाना साफ किया जा रहा होता है ताकि वहां अगर कोई और चीजें आकर जमा हो गई तो उनको निकाला जा सके। और ये चूंकि मैं खुद रेगुलरली विजिट कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो मिसालें ऐसी हमारे सामने मौजूद हैं। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें इख्तियारात की लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत सारी चीजें बेहतर की हैं जो शायद हमसे पहले ज्यादा खराब होती थी। गुलशन फैसल है बाथाई लैंड के साथ, वो डूब जाया करता था, अल्लाह का शुक्र है इन बारिशों में सूरत हाल नहीं है। शाहरा फैसल 4-4 दिन बंद होती थी, मसला ये कि इस वक्त सिंध हुकूमत की कोशिशें कम और नाकामी हमें ज्यादा नजर आती है। और ये सिर्फ बारिश या बरसाती नालों का मसला नहीं है सईद गनी साहब, हर मसला आप उठा लें और आप देख लें कि अवाम को वहां पे कहां रिलीफ मिला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई यहाँ पे निज़ाम है नहीं, जो बसें थी वो कम हो गई हैं, मेट्रो बस अब पेशावर में भी बन गई। जिस हुकूमत को आप कहते हैं कि नाअहल है, उसने भी एक वहाँ पे मेट्रो बस बना दी। 12 साल में आप
ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दे सके, सड़कों का हाल बुरा है, सेवरेज आप नहीं दे सके, घरों में पानी नहीं है। ये वाहिद शहर है पूरे मुल्क में जहां आज पॉश इलाकों में भी टैंकर के जरिए पानी पहुंचता है, नलों में पानी नहीं आता, और कई इलाके ऐसे हैं कराची का। ये मसला आप नहीं हल कर सके। कचरे का मसला किसी शहर में हमें सुनने में नहीं आता है जितना यहां पर आता है। एम्बुलेंस का मसला, कोई बच्ची मर जाती है, वक्त पे एम्बुलेंस नहीं होती, सरकारी एम्बुलेंसेस हमारे पास नहीं होती, प्राइवेट एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंचती। हर जगह आप देखें तो तबाही है और आपका फेलियर जो है वो चीख चीख का सामने आता है। चले, मैं आपकी अगर एक बात फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मान भी लूं, अभी जिन पोश आबादियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो सिंध हुकूमत की मातियत नहीं है ना उनमें पानी बरसात का निकालना हमारी जिम्मेदारी है, ना वहां के नाले साफ कराना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की है। तो वो भी फिर हमसे शायद बुरी तरह ज्यादा नाकाम हुआ है। हमारे इलाकों में निस्बतन सूरत हाल बेहतर है, हम काम कर रहे हैं। कराची शहर को मजमूई तौर पर जितना बड़ा शहर है, आप इसको किसी और शहर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इश्यूज हैं, उससे हम इनकार नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। हमने बहुत सारी चीजें प्लान की जो शायद बदकिस्मती से हम उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं कर सके, वो सड़क पर नहीं आ सकी चीजें। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने कुछ नहीं किया तो इससे मुझे इख्तिलाफ है। मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कहा नजर आपकी कोशिशें कम और फेलियर ज्यादा आता है। क्योंकि आप देखें ना, अगर ट्रांसपोर्ट का निजाम है इस शहर को सईद गनी साहब दूसरे शहरों से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत है ना, लेकिन आप नहीं दे सकते, तो फेलियर ही है ना। फिर मैं बात पूरी कर लूं जरा। देखिए, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, अगर आप ये वही बात है ना कि गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली है, मैं आपको 10 अपनी अच्छाइयां गिनाऊंगा, आप 10 मेरी खामियां गिनवा देंगे, दोनों चीजें सही होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कराची जितने बड़े शहर में जितना आपको पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, अगर आप ये सोचेंगे कि कोई सूबाई हुकूमत अपने जो वसाइल है उसकी बुनियाद पर सारे मसाइल को हल कर लेगी, तो नहीं कर सकती है। वफाकी हुकूमत अगर इसके अंदर अब जिस तरह होता है, कुछ काम करते हैं 100 दफा उसको जताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, 2 साल हो गए किया उन्होंने कुछ नहीं है। हम अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जितना पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे सारी चीजें गिनवाएंगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ना, तो उसके लिए वसाइल भी आपको दरकार होते हैं। साहब देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि वसाइल की कमी है, तो अगर आपको 1000 एम्बुलेंसेज की जरूरत है तो कम से कम 100 नजर आ जानी चाहिए थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपको 6000 बसेस की जरूरत है, आप आधी ले आते, लेकिन हमें तो कुछ नहीं नजर आता ना। आप बता दीजिए कि कराची में पिछले सालों में किन इलाकों में पानी नहीं दस्तयाब होता था, अब उनके नलों में पानी आने लगा है। कहां सेवरेज का निजाम बनाया गया है, जो है आप मेरे ख्याल से उस पर ही काम कर रहे होते हैं। कुछ आपने मेंटेनेंस का काम कर लिया, कई ऑपरेशन आपने बेहतर कर दिए, यही है, कोई नई चीज डेवलप होती हुई तो नहीं नजर आई हमें। देखिए, पानी का मंसूबा जो हमने शुरू किए हुए थे उसमें जो ताखीर हुई वो आपके इल्म में है। हम उसके बहुत सारे और अल्टरनेट पैरेलल सिस्टम उसको जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम शुरू करने जा रहे हैं, काम इंशाल्लाह कर रहे हैं। कोशिश की हमने, ताखीर हुई, उसकी वजूहात हैं। अब अगर जिस तरह से वो काम शुरू हुआ था, अगर उसमें कोई खामी सामने आई है तो ये तो कोई तरीका नहीं कि खामी आ गई लेकिन हम उसको पूरा करेंगे और हम बगैर सोचे समझे आगे बढ़ाएं, फिर पता चले कल मसले पैदा हो जाए तो फिर हम जिम्मेदार ठहराए जाएं। तो ये ज्यादा बेहतर था कि उसको ठीक करें, उसको आगे बढ़ाएं। उसकी वजह से ताखीर उसमें बिल्कुल हुई है, इसको मानते हैं, लेकिन वो सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, उसमें कहीं कोताही सिंध हुकूमत की अगर नजर आ जाए तो फिर जो सजा देना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन हमने कोशिश की है। बसों की बात मैं आपसे मानता हूं, उसमें बिल्कुल जो कमिटमेंट्स हमारी थी वो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन हमने 2 BRT लाइंस जो है वो शुरू कर दी, मतलब करने के एग्जीक्यूशन के करीब है। उसका ज़ाहिर एक प्रोसेस होता है, जब आप किसी बैनुल-अक़वामी इदारे से फंडिंग लाते हैं 2-3 साल उसमें लगते हैं, वो सारा प्रोसेस हमने मुकम्मल कर लिया है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है सिंध हुकूमत ने कराची के लिए? अगर आप कहते हैं इतना बड़ा शहर मैनेज नहीं हो सकता, 6 डिस्ट्रिक्ट थे, आपने 7 बना दिए, उसमें भी ना आपने जो शहर की बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ हो या MQM हो, आपने उनसे ना मुशावरत करना जरूरी समझी, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आपने कर दिया। आमतौर पे आप कहते हैं कि ऐसे चीजें हो तो मुशावरत होनी चाहिए, पार्टी में एक जमहूरी रिवायत है, उनसे आप उनको बुलडोज करके आप ये इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा? मेरी एक गुजारिश है ना, आप मुझे नहीं पता सूबा सिंध में जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो पैमाने मुख्तलिफ हो जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, चले उस अखलाकी तौर पर मशावरत कर लेनी चाहिए थी, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं आपकी। कानूनी तौर पर हम बिल्कुल पाबंद नहीं हैं, और ये जो मशावरत हम नहीं किए, जिस गलती को मैं तस्लीम कर रहा हूं, उसकी वजह भी ये है कि हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि यार एक डिस्ट्रिक्ट जो सूबा सिंध का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अगर हम 2 जिले बना रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका है? ये तो फायदे की बात है लोगों की। तो इस पर तो सियासी जमातें में सपोर्ट करेंगी कि अच्छी बात है। हम तो कराची में 8वें जिले की भी बात कर रहे थे कि जनाब एक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जिला बना देंगे, लेकिन अगर इस पर भी एतराज है कि जी सिर्फ हमसे नहीं पूछा इसलिए हम इसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी रिवायत की बात करती है। वफाकी हुकूमत को इकदाम ले ले, आप कहें कि देखिए हमसे ना पूछा गया, लेकिन सईद साहब जी
मेरी देखिए ना, डिस्ट्रिक्ट बनाना किसी भी हुकूमत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है। अब अगर आप ये कहें कि हम हर जिला बनाने से पहले तमाम सियासी जमातों को बिठाएंगे, उनसे मशवरत करेंगे, ये अजीब सी बात है। या तो पूरे मुल्क में जितने जिले बन रहे हैं मशवरत। मुझे ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए कि मजीद कितना वक्त दरकार है, क्योंकि अभी भी आपकी बातों में ये होता है कि हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। 12 साल में बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान में किसी भी सूबे में किसी हुकूमत को, किसी सियासी जमात को 12 साल का टर्म नहीं मिला है, बल्कि यहां तो आमिरों को भी 12 साल नहीं मिले हैं। ये आपकी वाहिद हुकूमत है, 12 साल से हैं आप, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, ये प्लान कर रहे हैं। आमिरों को कोई रोक टोक नहीं होती है। आपके मीडिया चैनलों को भी जरूरत नहीं होती है कि वो इतना, जिस तरह हमारी 12 साल में बैशिंग हुई है ना, या पिछले 8 से 12 तक वफाक में रहे और उसके बाद जो सूबाई हुकूमत में रहे, जो कुछ हमारे साथ हुआ है, ऑपोजिशन ने किया, मीडिया ने किया, मुखालिफों ने किया। सर, इसके बरक्स मिसालें भी हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में जो मीडिया ने किया और मीडिया ने जो भुगता, वो भी आपके सामने, वो एक आमिर था, स्टैंड लिया था, मीडिया ने भी लिया, सिविल सोसाइटी ने भी लिया था। एक तो देखे ना, सुना होता, सुनते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो बड़े बेचैन होते हैं, सुनते नहीं है किसी की। यहाँ पे नहीं सुनते हो ना। आपने एक सवाल किया, मुझे जवाब तो पूरा दे ना। देखिए, ऑपोजिशन जो आमिर होते हैं ना, आमिर खुद मुख्तार होते हैं, बादशाह होते हैं, शहनशाह होते हैं, जो मर्जी करते रहना, आइन को समझते हैं ना, कानून को पूछते हैं, सबको जूते की नोक पे रखते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता है। हमारे साथ अगर आप 12 साल की बात करते हैं कि आमिरों से ज्यादा टाइम था, तो क्या हमें स्मूथली किसी ने हुकूमत चलाने दी? हमें तो सांस लेने देते। हमें तो रोजाना अपने सर्वाइवल के लिए पता नहीं कितनी साजिशों का रोज मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने सर्व किया है। ये मैं मानता हूं कि जितना करना चाहिए उसमें शायद कमी रह गई होगी। लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर में मुझे किसी एक सूबे का मुआवजा करके बता दीजिए कि किसी ने हमारे बराबरी, तो दूर की बात है, हमसे इतना दूर है कि शायद उनको पहुंचने में भी 20 साल और लगेंगे, जितना हमने हेल्थ सेक्टर को डेवलप कर दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितनी हमने तरक्की की है, शायद इस सूबे के अंदर किसी ने काम किया और उसके जरिए हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। कराची के अंदर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूं, सईद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। इतनी स्कीम्स गिनवा सकता हूं जो हमने कराची में की हैं। शायद मुस्तफा कमाल ये खबरें क्लेम करते हैं उसने शायद इतनी स्कीम्स नहीं की होंगी। ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर यूनुस ढागा को तैनात किया जा रहा है। क्या कोई सदाकत है? क्या इस बारे में कोई फैसला किया आज? बिल्कुल सदाकत नहीं है। इस खबर को मैं सरीहन मुस्तरद करता हूं। यूनुस डागा साहब का नाम सूबाई हुकूमत की किसी कंसल्टेशन की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें डिस्कस नहीं हुआ, और हमने बिल्कुल इस नाम को देखा भी नहीं है, इसका जिक्र भी नहीं किया, इस पर गौर भी नहीं किया। और यूनुस डागा साहब को एडमिनिस्ट्रेट बनाने का इस वक्त मुझे कोई इम्कान दूर अच्छा, आप कह रहे हैं कि अंडर डिस्कशन ही नहीं आया उनका नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि अब आइंदा कोई सबक सीखा होगा, बल्दियाती हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, जो कि कहते रहे कि आइंदा हम ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे, तैयारी के साथ आएंगे ताकि अवाम को कोई मसाइल ना हो। देखते हैं कि आइंदा क्या इकदाम उठाए जाते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतानिया से दोबारा पाकिस्तान वापस लाएं ताकि वो अदालतों का सामना कर चुके हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत भी कह चुकी है कि जो ज़रूरी इकदाम हैं वो उठाए जाएंगे, लेकिन शेख रशीद साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि ये हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। इसहाक डार को भी लाने की कोशिश की गई थी। वफाकी हुकूमत ने कहा था कि हमने बरतानिया की हुकूमत से एक MOU भी साइन किया है, लेकिन उस पर अब तक कोई पेशरफ हुई नहीं है, इसीलिए ये आसान नहीं होगा। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया ARY चैनल को, और उस इंटरव्यू में जब ये पूछा गया वज़ीर आज़म इमरान खान से कि आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, आपने नवाज शरीफ को NRO दे दिया, तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने NRO नहीं दिया, बल्कि इमरान खान ने यह कहा कि हमने जो उनको जाने देने का फैसला किया था वो अब हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग साबित हो रहा है। हमें अफसोस है क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, मुख्तलिफ लीडर से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हमें अफसोस है, हमें रिग्रेट है कि हमने उनको बाहर जाने दिया और ये हमसे गलती हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि उसे क्या माहौल था, क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ को गुड फेथ में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें अफसोस है कि हमने ये फैसला किया, पार्टी के लिए एम्बैरेसिंग है। लेकिन अहम बात यह है और अहम सवाल ये है कि अफसोस क्यों है? क्या अफसोस इस बात पर है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दिया, या अफसोस इस बात पर है कि अब नवाज शरीफ बाहर बैठकर सियासत कर रहे हैं? क्योंकि इसी इंटरव्यू में जब वज़ीर आज़म इमरान खान से ये पूछा गया कि क्या कोई जाली मेडिकल रिपोर्ट थी जिनकी बुनियाद पर डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था, और क्या इस हवाले से हुकूमत कोई तहकीकात का हुक्म देगी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने
कोई जिक्र नहीं किया, इसका जवाब नहीं दिया कि क्या मेडिकल रिपोर्ट्स फॉर्ज थी या किसी किस्म की तहकीकात होंगी। बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा कि जो शौकत खानम के डॉक्टर फैसल हैं उनको उन्होंने भेजा था और डॉक्टर फैसल ने उनको ये बताया कि प्लेटलेट्स के अलावा जो बीमारियां हैं वो नवाज शरीफ के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इमरान खान साहब इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि डॉक्टर फैसल ने उनको बताया कि जो 4-5 बीमारियां हैं प्लेटलेट्स के अलावा वो जानलेवा हो सकती हैं, खतरा हो सकता है नवाज शरीफ को उनसे। लेकिन इससे पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हो या वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उन पर सवाल उठाते रहे हैं। बल्कि डॉक्टर शहबाज गिल ने तो ये भी बताया था कि सैंपल जो था जिसकी बुनियाद पर मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई वो सैंपल फौज किया गया था और मेडिकल रिपोर्ट्स उन सैंपल की बुनियाद पर बनाई गई जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है। और इसी किस्म की बात फवाद चौधरी साहब ने भी की है। लेकिन इसका जिक्र कल वजीर आजम इमरान खान ने नहीं किया, बल्कि वो ये कह रहे थे कि मेरे शौकत खानम के डॉक्टर फैसल ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी तबीयत खराब थी। इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ शो पर मौजूद है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने कहा था सैंपल फौज था जिसकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट्स बनी और इसी वजह से डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब है। लेकिन कल जब वजीर आजम से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने किसी फौज रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया, उन्होंने किसी तहकीकात का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो कह रहे थे कि डॉक्टर फैसल ने जो मेडिकल कंडीशन देखी थी नवाज शरीफ साहब की, उससे लग रहा था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, इसमें आप दो साइड्स हैं, दो पहलू हैं, इनमें आपने गौर करनी है और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक पहलू ये है कि इसमें से सारी की सारी ये बात सोची जाए कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बीमार हैं और हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद दुरुस्त नहीं है और हुकूमत कह रही है कि वो बीमार नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है और आप हक बजानब है इस पे सवाल करने के, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को कोई भी चीज सपोर्ट नहीं करती। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा या किसी ने भी कहा, वो तो इन गुड फेथ कहा जाता है, एक इंसानियत के नाते कहा जाता है। एक शख्स कहता है मैं बीमार हूं तो आप उसके ऊपर यकीन करते हैं और वो उस फेथ में है। रिपोर्ट्स भी अगर यही कह रही हैं तो वो उस फेथ में है। लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए 2-3 बातें करनी जरूरी थी। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते की यहां पर बेल मिली थी पहले, क्या वो एक दफा भी किसी हॉस्पिटल में गए? नंबर 2, जब उनके प्लेटलेट्स 2000 दिखाए गए थे एक दिन रिपोर्ट में, आपके पास फुटेज होगी वरना अपने प्रोड्यूसर को कहे निकाल के आपको बता दे, क्या वो पैदल चलकर खुद डेंटिस्ट के पास, उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, चैनल्स ने भी दिखाई हुई है, हॉस्पिटल के अंदर पैदल चलकर डेंटिस्ट के पास नहीं गए थे प्रोसीजर करवाने? मुझे बताइए, हु ऑन अर्थ कैन even dare to touch a patient जिसके 2000 प्लेटलेट्स हों, उसके डेंटल की कोई ना कोई काम करने की कोई डेयर कर सकता है डेंटिस्ट? अच्छा, फिर वो नाइसली शेव्ड होते थे, रोज वो टूथब्रश करते थे, इन तमाम चीजों से उसके बाद वो यहां पे 8 हफ्ते की उन्हें मिली जो बेल, उस 8 हफ्ते में उन्होंने एक दफा भी किसी सीरियसली किसी हॉस्पिटल जाके ना एडमिट हुए ना प्रोसीजर करवाया। फिर वो लंदन चले गए, लंदन में 9 महीने हो गए हैं, वो मास्क के बगैर सड़कों पे फिर रहे हैं, तस्वीरें दे रहे हैं। वो वहां पे जब मरियम साहबा नैब आती हैं, जो गुंडागर्दी होती है उसके बाहर पथराव होता है, वो LZ 6000 गाड़ी जो हमने आपको दिखाई, उसका दिखाया वो किससे बिलोंग करती है, किस PMLN के बंदे के लीडर की है, वो तमाम चीजें वीडियो फुटेज में हमने नहीं, बेसिकली वो 92 के फहीम है रिपोर्टर, उनकी वो फुटेज थी और उसके बाद वहां पर ARY के उल्फत मुगल थे, उनकी भी वो अलग से फुटेज थी जिसमें ये पत्थर रख रहे थे मरियम साहबा के घर के बाहर, वो भी आपको दिखाया। वहां पे जब वो गुंडागर्दी हो रही थी, नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे थे, बकौल मरियम साहबा के कि मेरे वालिदा जिसको मॉनिटर कर रहे थे। तो कोई चीज जो आप एक अच्छे इंसान है मुझे पता है, और आप का जो दिल होगा वो सबसे पहले इसी सूरत जाएगा कि यार शहबाज गिल को क्वेश्चन करते हैं, ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, ये ETDA क्या है। आपका खुद भी मुझे पता है ज़मीर और दिल जो है वो इसी साइड को टिल्ट करेगा कि एक 70 साल का बूढ़ा बंदा है, अगर वो बीमार है तो आप क्यों बार बार बजिद हैं कि वो बीमार नहीं है। लेकिन आप अगर तमाम दूसरे फैक्ट्स की तरफ देखेंगे, जो मैंने आपको डेंटिस्ट का बताया, 8 हफ्ते यहां बताए, 9 महीने वहां बताए, एक दफा भी प्रोसीजर नहीं कराया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये जो आप बातें बता रहे हैं, तमाम चीजों से ये जाहिर होता है कि इसके बरक्स एक दूसरा व्यू भी तो था ना। डॉक्टर ताहिर शमसी जो कि इलाज के लिए आए कराची से, उन्होंने कहा कि एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब सर्वाइव नहीं करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, आप ही की पार्टी की हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनको हार्ट अटैक हुआ जब वो वहां पर मौजूद थी। इसी तरह डॉक्टर अयाज महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जिन बीमारियों का हमें खदशा था, जो बाहर की रिपोर्ट्स आई हैं वो भी यही बता रही हैं। तो ये भी तो एक ओपिनियन है। लेकिन मेरा सवाल इस वक्त आपसे यह है कि कल वजीर आजम के पास एक बेहतरीन मौका था, उन्होंने कहा
कि हम रिग्रेट करते हैं कि हमने उनको बाहर जाने दिया, हमें बड़ा अफसोस है, पार्टी के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है ये कि अब वो बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जाली हैं, बल्कि वो ये कह रहे थे कि उस वक्त जब हमने वेरीफाई करवाया, जब मैंने डॉक्टर फैसल को भेजा, तो उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि प्लेटलेट्स के अलावा जो उनकी बीमारियां हैं उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये भी तो मुमकिन है ना कि उस वक्त वो क्रिटिकल पोजीशन में हो, उनकी तबीयत खराब हो, जैसे कि डॉक्टर फैसल साहब ने बताया, और उसके बाद उनकी तबीयत बेहतर हो गई हो। ये भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि फौज सैंपल से जाली रिपोर्ट्स बनाई गई हो। अच्छा, चलें इसी बात को करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर का ये नहीं है कि वो बताएं कि रिपोर्ट्स ठीक हैं कि नहीं है, वो तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी तो बताएंगे। हेड ऑफ स्टेट हैं, जब वो कोई बात कहेंगे तो वो तो हतमी हो जाएगी ना, तो इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें सामने आएंगी, तो उसके बाद इसकी बात करेंगे। अब हम दूसरी बात को देखते हैं। मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि अगर खुदा न खास्ता किसी का कत्ल हो जाए और डेड बॉडी सामने पड़ी हो, तो ये बहस खत्म हो जाती है कि कत्ल हुआ कि नहीं, क्योंकि डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है। अब इसी के और हम ये देखते हैं कि किसने कत्ल किया, कैसे किया, इंटेंट क्या थी। अब इसी केस को लेके आते नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर। नवाज शरीफ साहब तो भागते दौड़ते माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद फिर रहे हैं, उन्हें दोबारा कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, उनकी कैथेटराइजेशन तक नहीं हुई, उनके दिल का किसी किस्म का स्मॉलेस्ट प्रोसीजर भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली। इस सारी सिचुएशन में हमें देखना क्या पड़ रहा है? हमें देखना यह पड़ रहा है कि ये तो तय हो गया कि वो झूठ बोल के गए। अब हमारे डॉक्टर्स, हम तो नहीं सारे डॉक्टर्स को झूठा कहते, हम नहीं कहते कि डॉक्टर ने किसी ना किसी ने सैंपल में गलती की। अगर आप सैंपल को फोर्ज कर लेते हैं तो डॉक्टर को तो वही नजर आएगा जो रिपोर्ट के ऊपर है, डॉक्टर ने तो वही ओपिनियन देना है। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, पाकिस्तान के तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स, ये गांव में रहने वाले हर शख्स को इस बात का पता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे रोज सैकड़ों नहीं हजारों, पिछले 74 साल में हजारों रोज झूठे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इशू होते हैं। उनके ऊपर जना के झूठे पर्चे भी होते हैं, उनके ऊपर कत्ल के, उनके ऊपर दूसरी FIRs भी होती हैं, 26 के पर्चे भी होते हैं। तो वो क्या डॉक्टर नहीं होते, वो पैरामेडिकल स्टाफ उसमें इन्वॉल्व नहीं होता जो रोज हमारी अदालत फाइंड आउट करके, लेकिन अदालत उन्हीं रिपोर्ट्स में फैसले देती है ना। तो लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ मिलावट की गई थी या फौज किया गया था सैंपल, डॉक्टर शहबाज साहब ये साबित कैसे करेंगे? अब ये दूसरा जो आपका एक ओपिनियन है, अगर ये दुरुस्त नहीं होगा, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, साबित कैसे करेंगे इसको? मैं बताता हूं। अगर तो उनके सैंपल पड़े हुए, तो पहली बात तो हम उनका DNA करवाना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मरियम साहबा का स्पेसिमेन ले, और उसके साथ नवाज शरीफ साहब का अगर कोई सैंपल उनके पास पड़ा है तो पहला तो DNA करें। उसके अलावा जो भी दुनिया में कोई अवेलेबल है हमारे पास, जिससे हम देखें कि ये सैंपल में कितनी, ये तो तय है, मैंने आपको पहले बता दिया कि लाश सामने पड़ी है तो ये तय के कत्ल हो गया। ये तो इस केस में तय है कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे, झूठ बोल के गए हैं, 9 महीने से वो खुलेआम वहां पर फिर रहे हैं बगैर किसी प्रोसीजर के। अब तो फाइंड आउट करना है कि क्या उस बोर्ड के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने गलत बयानी की, या उन बोर्ड के लोगों के सामने गलत रिपोर्ट्स रखी गई, वो तमाम लोग ठीक थे, या क्या किया गया, कहां पे फोर्जरी की गई। लेकिन दो बातें तय हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने आप दो एक्सट्रीम ओपिनियन ले रहे हैं, आप दो एक्सट्रीम ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन एक बात अगर आपने उस टाइम की सुनी हो, डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा था कि जो हम ट्रीटमेंट यहां पे उनका कर रहे हैं 3-4 दिन में उनके प्लेटलेट्स बेहतर हो जाएंगे। तो मुमकिन है कि उस वक्त एक क्रिटिकल कंडीशन हो जिसमें उनको हार्ट अटैक भी हो गया हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो उनकी, और बाद में जाके 4-5 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब होने लगे हों। अब जब बरतानिया में है तो तबीयत ज्यादा बेहतर है, और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सवाल तो नून लीग से हम पूछ रहे हैं कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, अगर वो क्रिटिकल पोजीशन में नहीं है, उनकी तबीयत उतनी खराब नहीं जितनी उनकी पाकिस्तान में थी, वापस नहीं आ रही, ये सवाल तो उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुकूमत कोई तहकीकात करने जा रही है इस हवाले से, या आप एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये करना चाहिए पंजाब हुकूमत को? क्या वजीर आजम चाहते हैं कि तहकीकात हो कि कैसे ये फौज हुआ था सैंपल? देखिए, एक बात तो ये बड़ी तय है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि एक बात बड़ी ही सिंपली तय है, आपको दोबारा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि झूठ बोल के तो वो गए। मैंने दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज की कि उन्होंने एक छोटा सा प्रोसीजर भी नहीं कराया, 8 हफ्ते यहां नहीं कराया, फिर वहां पर उन्होंने जाके कोई प्रोसीजर नहीं कराया। तो ये बात तो तय हो गई कि वो झूठ बोल के गए। आपका दिल है, आपका हुस्ने ज़न है, आप नहीं मानना चाहते, मोस्ट वेलकम। मैं आपकी इंटेंट पे कोई बात नहीं करूंगा। देखिए, मैं अस्पताल में नहीं था, मैं तो डॉक्टर एयाज महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर शमसी ने कहा था हम उनका इलाज कर रहे हैं। जब आपको पता है ना, सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहे थे। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं जी, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, हम शायद सोचते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सुपर ह्यूमन होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर्स को वही नजर आता है जो रिपोर्ट बताती है। अगर रिपोर्ट में फोर्जरी कर दी जाए, अगर एक हंसते खेलते बंदे की रिपोर्ट को में ब्लड कैंसर दिखा दिया जाए, तो डॉक्टर उसका ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा। मेडिकल कंडीशन भी तो होती है ना। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के बयान आए तो उन्होंने कहा था कि नील थे, उनके खून
के खून निकल रहा था उनके दांतों से, तो ये तो उन्होंने कहा है कि वो उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी, सुर्ख रंग के निशान थे उनकी टांगों पे। सारी सिचुएशन में आप इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर ताहिर शमसी साहब का जो इंटेंट है वो हमें, अब मुझे तो गलत लग रहा है जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि अगर तो नवाज शरीफ साहब बीमार होते, उनकी कोई सर्जरी होती, उनकी कोई प्रोसीजर होता, तो ताहिर शमसी साहब ठीक थे। मैं तो अब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के तमाम बयानात को शक की नजर से देखता हूं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, मेरे ख्याल में तो कहीं गलती हुई है। अच्छा। या वो गलती रिपोर्ट पे हुई है, या ताहिर शमसी साहब की स्टेटमेंट में हुई है, या उनकी ऑब्जर्वेशन में हुई है। अच्छा, बड़े जाने माने और अच्छी रेपुटेशन के डॉक्टर हैं, अगर आप उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर शक कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, तो फिर उसकी तहकीकात होगी या नहीं होगी? बात कर रहे हैं आप, जाने माने की बात कर रहे हैं। यहां 3 दफा वजीर आजम रहने वाला झूठ बोल के बाहर चला गया। पहले जद्दा झूठ बोल के गए कि हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। जब तक साद हरीरी नहीं आए, सऊदी प्रिंस नहीं आए, उन्होंने लहरा के नहीं बताया कि जनाब आप करके गए थे। फिर कहते हैं कि हम 5 साल का आई होप जो आप बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ताहिर शमसी की बात पर आपको यकीन नहीं है, हो सकता है उनके इंटेंट गलत हो, आप जब ये बात करें तो आई होप आप इसमें तहकीकात। शमसी क्या चीज है? तो मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर शहबाज गिल साहब कि अगर आप किसी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं तो प्रॉपर एक तहकीकात होंगी इस पर, जिसका जिक्र कल वजीर आजम ने नहीं किया। लेकिन मैं ये आपसे दोबारा पूछता हूं कि क्या कोई इरादा क्या है हुकूमत ने तहकीकात करवाने का? देखिए, वो तो जो रेलेवेंट अदारे हैं वो डिसाइड करेंगे। मैंने तो भरपूर इस चीज को पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको कहा कि डीएनए भी लेना चाहिए। बार बार अगर आप ताहिर शमसी पे शिफ्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल आपकी मर्जी है। मैंने आपको ये कहा कि इसमें कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, सिर्फ ताहिर शमसी नहीं। इसमें रिपोर्ट डॉक्टर ताहिर शमसी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनवाया था और कराची से बुलवाया था डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी उनके इलाज की, इसलिए उनका जिक्र करना यहां पे बार बार जरूरी है। अच्छा, मुझे अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आप कह रहे हैं कि जो रेलेवेंट इदारे हैं वो इस पर फैसला करेंगे। अब कल वजीर आजम साहब ने जो कहा हमारी पार्टी के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि अब नवाज शरीफ बाहर जाकर सियासत कर रहे हैं, हमें बड़ा अफसोस भी है और ये गलती हुई है हमसे। अफसोस किस बात पर है उनको कि इलाज के लिए बाहर जाने दिया, या अब नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पर सरगर्म हो रहे हैं? किस बात पर अफसोस है पार्टी को? अफसोस उन्हें इस चीज का है कि एक शख्स जिसका हमें पता था पहले भी कि वो झूठा है, और मैंने उस मीटिंग में कहा था, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि वो झूठा है, लेकिन मैंने एक आध और लोगों ने भी कहा था, लेकिन हमने फिर भी रिपोर्ट्स को, हमने फिर भी डॉक्टर्स को, हमने फिर भी ये सोचा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं बीमार, तो एक दफा यकीन करके देख लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमें ये प्रूव किया कि ये बिल्कुल हमारी उनके ऊपर ट्रस्ट करने की बात गलत थी। वो झूठे थे, जैसे वो जद्दा गए थे झूठ बोल के, वो इस दफा भी झूठे हैं और वो जिंदगी में सच नहीं बोल सकते, ये उन्होंने प्रूव किया। इस बात पे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे गरीबों का कानून पे एतमाद उठा होगा कि किस तरीके से एक अमीर आदमी जेल की सजा से निकल के बाहर चला गया झूठ बोल के, और गरीब साइकिल चोरी में अंदर फंसा होता है। इस बात के ऊपर उन्होंने कहा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्या नवाज शरीफ साहब ने अपना सैंपल खुद टेम्पर कर लिया और किसी डॉक्टर ने उस पर रिपोर्ट बना दी? मामला इतना सादा सा है या कोई और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि जिस डील के तहत नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं उस पर उनको कोई एतराज नहीं है कि 5 साल इमरान खान हुक्मरानी करें, उनको कोई एतराज नहीं है। एक अगले प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने यह कहा कि इमरान खान को तो बहुत बाद में समझ आया कि डील हुई क्या है। तो क्या इतना सादा मामला है कि एक सैंपल था, फौज था, डॉक्टर्स ने उस पर रिपोर्ट बना दी, या कुछ लोग इन्वॉल्व थे? और इमरान खान साहब का अब जो अफसोस है, गुस्सा है, वो उनकी तरफ भी है कि कैसे ये हो गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले कही कि इसमें डील हुई नहीं हुई, अगर डील आपके ख्याल में एक सेकंड के लिए आप अज्यूम कर लें तो फिर भी यही साबित हुआ कि नवाज शरीफ दोबारा झूठ बोल के गए। वो फिर कौम को बता के कि मैं बीमार हूं करके वो डील गए। अगर हुई, आप ही की बात ले लीजिए, आप किसी तरफ भी जाइए इस केस में, शहजाद आप किसी तरफ भी जाइए, एक चीज प्रूव होती है कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गए। नहीं, लेकिन अगर वो डील करके गए तो सवाल ये पैदा होता है कि वो किससे डील करके गए हैं, और फिर इसका मतलब अगर हुकूमत को किसी ने गुमराह किया, वजीर आजम को गुमराह किया, तो वो सिर्फ नवाज शरीफ ने नहीं किया, उस शख्स ने भी किया है जिसने डील की नवाज शरीफ के साथ। देखिए, ये तो आपका मफरूजा है ना, मफरूजे पे तो मैं जवाब नहीं दे सकता। शहबाज गिल साहब, ये मेरा मफरूजा नहीं है। कैबिनेट के सबसे सीनियर मेंबर
शेख रशीद साहब ने ये कहा है, एक नहीं 2 मरतबा का है, पड़ना ये उसके लिए, उनका उसके स्टेटमेंट लिए है। उसके लिए शेख रशीद जरूर आपकी एक्सेस में होंगे, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। मैं जो आपको जवाब दे रहा हूं, मुझे तो इस केस में एक ही चीज नजर आ रही है, और वो नजर आ रही कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गए। भले आप इस एंगल को किसी तरफ से भी देखिए, इस प्लॉट को किसी भी तरफ से मेजर कर लीजिए, इस कपड़े को पकड़ के किसी तरफ से भी काटिए, इसमें एक ही चीज सामने आती है कि नवाज शरीफ साहब पहले भी झूठे थे, आज भी झूठ बोल के गए। अच्छा, और अब आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, हुकूमत ने कहा है कि वो इसकी कोशिशें करेंगे। आपको पता है ये बड़ा मुश्किल मरहला है, तो क्या जेन्युइनली हुकूमत कोशिश करेगी कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, या एक सियासी दबाव उन पर बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो सियासी तौर पर सरगर्म ना हो, खामोश हो जाए? इंटेंट क्या है हुकूमत का? हम हर सूरत चाहते हैं कि उनको वापस लाया जाए, क्योंकि यही लॉ ऑफ द लैंड है, कानून की हुक्मरानी हो। बाकी सब बातें बाद में। झूठ बोल के एक शख्स बाहर गया है, कानून की हुक्मरानी ये कि उनको वापस लाया जाए। हमारी सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन ये है कि कानून की इंप्लीमेंटेशन सब पे हो। सही। एक आखिरी सवाल का ये भी जवाब दे दीजिए शहबाज गिल साहब, कि अगर आप कह रहे हैं कि ये उनकी रिपोर्ट्स फॉल्स थी और ये सारा मामला हुआ, हमें गुमराह किया गया, जिसकी बुनियाद पे हमने ये फैसला किया कि उनको गुड फेथ में बाहर जाने देना है, ये इतना देर से क्यों रियलाइज हो रहा है? और उस वक्त क्यों रियलाइज हो रहा है कि जब नवाज शरीफ ने राब्ता करना शुरू किया बिलावल भुट्टो से, नवाज शरीफ ने राब्ता शुरू करना किया फजलुर रहमान से, ये उस वक्त क्यों ख्याल आ रहा है? ये रिपोर्ट से बहुत पुरानी है, नवंबर का मामला है, अब क्यों याद आ रहा है हुकूमत को? शहबाज गिल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम चाहते थे कि उनसे ये सवाल करें, क्योंकि लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ का राब्ता हुआ है फजलुर रहमान से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, उसके बाद ये सारा मामला क्यों चला है, और क्यों अब ये कहा जा रहा है कि उनके सैंपल जो है वो फौज थे, जिसकी बुनियाद पे मेडिकल रिपोर्ट बनी, और उसी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे डॉक्टर्स ने कहा कि उनको बाहर जाने देना चाहिए, और हुकूमत ने फिर उनको बाहर जाने दिया। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे एक ब्रेक के बाद, उनसे एक और इशू पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें अफसोस है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए हमने बाहर जाने दिया, हमें रिग्रेट है इस बात का। इस इशू पर भी बात करेंगे। और एक और अहम बात कल इमरान खान साहब ने की है, वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का बिल जो कि नेशनल असेंबली से तो पास हो गया था, लेकिन सेनेट से पास नहीं हो सका। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि कल अगले हफ्ते हम ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, और अगर ऑपोजिशन की वजह से ज्वाइंट सेशन में भी ये बिल मुस्तरद हो जाता है तो फिर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा सकता है फैटेफ की, और इसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर जॉइंट सेशन में इन्होंने हमें डिफीट किया इस बिल पे, तो इसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर आएगी, और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इसकी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर आएगी। इस वक्त जो जॉइंट सेशन का नंबर गेम है वो स्लाइटली फेवर करता है ऑपोजिशन को। तो ऑपोजिशन क्या पोजीशन लेने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो इस बिल के हवाले से बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते हुकूमत ने कहा है कि जॉइंट सेशन आएगा, और इसमें भी अगर ये बिल मुस्तरद होता है ऑपोजिशन की वजह से और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट का सामना करना पड़ता है, तो वो कह रहे हैं कि ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो आएगी ऑपोजिशन पे, और अपने जाती मफाद को बचाने के लिए आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाएंगे इस बिल को मुस्तरद करके। देखिए शहजाद, ये हुकूमत बदकिस्मती से जिस लेवल पे डिस्कोर्स ले आई है, इंसान शर्म महसूस करता है। मुझे भी 25-30 साल हो गए सियासत पे, इस किस्म का झूठ मैंने ना कभी सुना है ना कभी देखा था। फैटफ एक चीज है, हुकूमत का इंतकामी एजेंडा दूसरी चीज है। जहां तक फैटफ की कानून साजी है, अपोजिशन ने मुकम्मल ताउन किया, और वजीर खारजा ने तहरीरी तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन को खत लिख के शुक्रिया भी अदा किया और अपोजिशन के किरदार की तारीफ भी की। अब हुकूमत का मसला यह है कि ये जो पिछला बिल रिजेक्ट हुआ है, इसमें हुकूमत ने हमारे साथ इत्तफाक किया था कि इसमें एक तरमीम है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ की मंजूरी के साथ करना है। ये तरमीम पर इत्तफाक हुआ था। हुकूमत ने आखिरी वक्त वो तरमीम विड्रॉ कर ली, और हुकूमत ने चाहा कि इस बिल के अंदर भी नैब वाले इख्तियारात डाल दिए जाएं कि जिसको चाहा जिसको दिल किया उठा के अंदर कर दिया, और उसकी जमानत नहीं, 90 दिन के लिए बंदा गायब, और उसके बाद आप उसकी आवाज खामोश करा दें। तो हमारा इनसे इख्तिलाफ फैटिफ पे नहीं है। फैटिफ ने इनको ये नहीं कहा कि 90 दिन के लिए आप गिरफ्तारियां करें बगैर जमानत के, बगैर उसको कानून का कोई मदद देने के। आप ये जो काला कानून ला रहे हैं, ये आपका अपना एजेंडा है, और हम लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उन पर आपको कैसे डाका डालने दें कि आप अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में जिसको चाहे पकड़ के अंदर कर दें और 90 दिन के लिए बंदा गायब। अगर आपने गिरफ्तार करना है, आपके पास सबूत है, आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाइए, वहां से उसका परवाना लीजिए गिरफ्तारी का,
उसको गिरफ्तार कर लें। यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है। लेकिन इमरान साहब के सिर के ऊपर हिटलर बनने की धुन सवार है। वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं कि जो उनको नापसंद हो उसको कान से पकड़ के जेल के अंदर फेंक दो। तो इस किस्म के कानून अगर ये बुलडोज करेंगे तो हम अदालत में जाके चैलेंज करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि दोनों इशू रहे। एक तो कि इतनी पावर दे देना कि आप बगैर वारंट के, बगैर मैजिस्ट्रेट के, आप मैजिस्ट्रेट की मर्जी के बगैर आप अरेस्ट कर लेते हैं और एक लंबे अरसे तक कन्विक्शन से पहले तहवील में रखना, ये दोनों इश्यूज जरूर हैं। लेकिन इस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि देखें, अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कोई सिविल ऑफेंस तो नहीं है, और पाकिस्तान के पीनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस के पास ये अथॉरिटी है, ये इख्तियार है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। और उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि कोई सिविल ऑफेंस नहीं है तो उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए शहजाद, इस वक्त फैटिफ के जितने मुमालिक हैं, किसी मुल्क में इस तरह का काला कानून राइज नहीं है। हमने ये उनके वजीर साहब जो फैटिफ को डील करते हैं उनसे कहा था कि आप हमें बता दीजिए कि फैटिफ ने आपको कहां कहा है कि इस किस्म का काला कानून बनाया आप, तो हम आपके साथ हो जाएंगे। अगर उनकी ये रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए तो हम आपकी हमायत कर देंगे। लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। फैटिफ ये नहीं कहता कि आप लोगों को किसी किस्म के जुडिशियल ओवरसाइट के बगैर गिरफ्तार करके जेलों में डालें, ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। इससे पहले ये एक और कानून लेकर आए थे जिसमें 6 महीने के लिए बंदों को गिरफ्तार किया जा सकता था। उस पर भी हमने जब बहुत एहतजाज किया और वो एक्सपोज हो गया तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तो लिहाजा ये असल में फैटिफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना दरअसल ये एक एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं जो कि इस मुल्क को एक डिक्टेटरशिप कायम करे इमरान खान तो की। क्या ऑपोजिशन सेनेट में भी अपोज करेगी इस बिल को? क्योंकि एहसन इकबाल साहब, कोई मिडिल ग्राउंड तो शायद निकालना पड़े, क्योंकि जो ये एक शिक है इसमें अमेंडमेंट में कि नॉन कॉग्निजेबल से इसको कॉग्निजेबल बना रहे हैं। मैंने देखा है इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस है, श्रीलंका में भी है, यूएस में भी बाज अथॉरिटीज को यह इजाजत है कि वो बगैर वारंट के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी कर सकते हैं। यूके में भी बाज अथॉरिटीज को यह इजाजत है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में इसको करने जा रहे हैं। तो कोई मिडिल ग्राउंड निकालेंगे क्या? जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं वहां पे ये नहीं होता कि साद रफीक को 1.25 साल के लिए अंदर कर दो, शाहिद खाकान को 1 साल के लिए कर दो, 2.25 महीने मैं भी भुगत के आया हूं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप जब नैब के परव्यू में चीजों को लाते हैं तो नैब तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा, आप सर्टिफाइड है। वो नैब को अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें अपने हालात के मुताबिक कानून बनाना है कि कल को कोई मिसयूज ना कर सके, यहाँ पे डिक्टेटरशिप कोई इसको गलत इस्तेमाल ना कर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एहसन इकबाल साहब, क्या आप इसको मुकम्मल तौर पे अपोज करेंगे या कोई ऐसा तरीका निकालें कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो, जैसे कि बाज ममालिक में आप खुद कह रहे हैं कि है लेकिन वहां पे इस किस्म की रिवायत नहीं मिलती कि उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसको अदालत से मशरूत किया जाए। अगर हुकूमत के पास किसी के खिलाफ भी कोई सबूत है, अदालत में जाए, मजिस्ट्रेट की अदालत में जाए, वहां से उसका अरेस्ट वारंट ले और उसको गिरफ्तार करे। ये नहीं है कि हुकूमत का कोई एहलकार किसी की किस्मत का फैसला करे, किसको आजाद होना है, किसको जेल होना है, और झूठे केसों में आप लोगों को अंदर करें। आपके पास एविडेंस है, आप अदालत में पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लें और बंदे को अंदर कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अमेंडमेंट जिस पे हुकूमत पहले इत्तेफाक कर चुकी थी उस पे वापस आएगी, अगर वो वाकई समझती है कि ये कानून मंजूर करना जरूरी है। अदरवाइज ऑपोजिशन इसको सेनेट में ज्वाइंट सेशन में अपोज करेगी। जी, हम इसे काला कानून तो नहीं बनने देंगे कि हुकूमत के पास एक और कानून आ जाए जिससे ये मुखालफिन से जेलों को भर दे। सही। एहसन इकबाल साहब, एक दूसरा मामला जो कि कल ज़ेर बहस आया इंटरव्यू में, वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें अफसोस है कि हमने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दिया, क्योंकि देखें अब वो बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, सियासी रहनुमाओं से बात कर रहे हैं, और ये बड़ा पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि डैमेजिंग नून लीग के लिए है। 9 महीने हो गए हैं, इलाज अब तक नहीं हुआ है, ना नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली कोई बात करते हैं सियासत पे, लेकिन पाकिस्तान वापस भी नहीं आना चाहते। ये बड़ा डैमेजिंग लगता है नून लीग के अपने नैरेटिव के लिए। शहजाद, सबसे पहले तो मैं शहबाज गिल साहब के बयान की मजम्मत करूंगा। उन्होंने डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की जिस तरह तौहीन की है, वो पाकिस्तान के नामवर तरीन और ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाले प्रोफेशनल हैं। इस हुकूमत ने जैसे हमारे सिविल एविएशन का बेड़ा गर्क किया है,
ये पाकिस्तान के हेल्थ केयर का भी दुनिया के सामने मजाक बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्जरी होती है, यहाँ पे किसी रिपोर्ट को आप मुस्तरद नहीं समझ सकते। भाई डॉक्टर आपके फैसल, जिनको आपने मुशीर सेहत लगाया है, आपकी सूबाई वजीर सेहत, सब कस्में खा रहे हैं कि रिपोर्टें ठीक थी। और ये हुकूमत ऐसी है कि ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, इसका समझ ही नहीं आता कि इसका कौन सा तर्जुमान क्या बयान दे रहा है, इस हुकूमत का मौकफ क्या है। इनको अफसोस किस बात का लगा है? जो इनके बयानात से ये लगता है कि इनको जो सदमा खाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जान बच गई है। ये अपनी तरफ से इस ख्याल में थे कि खुदा ना खास्ता 1-2 दिन में कोई हादसा हो जाएगा, चलो हमारे गले से बला उतर जाएगी। नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने लोगों की दुआओं से, उनकी वालदा की दुआ से सेहत दी है। उस सदमे से ये अभी बाहर नहीं आ सक रहे कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी कैसे बच गई है। वो बाहर गए थे इलाज, लेकिन अगर उनकी जिंदगी बच गई है और अब वो पहले की तरह जो सिचुएशन उनकी शायद पाकिस्तान में थी उतने क्रिटिकल नजर नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान वापस आके अदालतों का सामना करे और जो उनका एक ऑनगोइंग इलाज है, जो उनका ऑनगोइंग इलाज है, जो बीमारियां हैं, उसका इलाज तो पाकिस्तान में भी हो सकता है ना। उनको बाहर तो इस सूरत हाल में भेजा गया था कि उनकी सिचुएशन क्रिटिकल थी और उस वक्त डॉक्टर कह रहे थे कि प्लेटलेट्स और कॉम्प्लिकेशंस का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो बिल्कुल बाहर आएंगे और जो उनके प्रोसीजर्स हैं वो ड्यू हैं। कोरोना की वजह से पिछले 4 महीने से बरतानिया के हॉस्पिटल भी बंद हैं, जैसे हमारे बंद थे, उस वजह से ताखीर हो रही है। जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। और ये वो शख्स है जो अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के वापस आ गया था कि मैं कानून के सामने डिफॉल्ट नहीं करना चाहता। उस शख्स के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना भी मैं समझता हूं कि एक नहायत ही शर्मनाक फेल है। उस बंदे ने साबित किया है कि वो कानून की अमलदारी के लिए अपनी बड़ी से बड़ी पर्सनल कुर्बानी दे सकता है। तो लिहाजा उनके इलाज के लिए जो भी उनकी ट्रीटमेंट जरूरी है वो मुकम्मल करना उनका भी हक है और हम सब की ख्वाहिश है। और जो ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो पहली फ्लाइट लेके पाकिस्तान आ जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि वो कुलसूम नवाज साहिबा को डेथ बेड पे छोड़कर आए थे, पाकिस्तान आए थे, जबकि उनको पता था कि उनको जेल जाना है। लेकिन उस वक्त एक इलेक्शन का माहौल भी था। एहसन इकबाल साहब, ये पॉलिटिकल रियलिटीज भी जरा देखें। उस वक्त वो कन्विक्ट हो चुके थे, क्या उनके लिए मुमकिन था कि कन्विक्शन के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आते जबकि इलेक्शन का माहौल था? और इसी तरीके से अगर आप 2000 में चले जाए तो उस वक्त भी कहा था कि वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक लंबे अरसे तक वो जिला वतन रहे। देखिए, जब वो वापस आए थे, कुलसूम नवाज साहबा को छोड़ के इलेक्शन का माहौल था, शायद उनके लिए बहुत अच्छा होता और पार्टी के अंदर अक्सरियत की राय ये थी कि वो मुल्क से बाहर रह के इलेक्शन तक वहां से रैलीज को खिताब कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा वहां बाहर रह के रैली से खिताब कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कानून की अमलदारी के लिए खुद को कानून के सामने पेश किया। और अब ये जितनी कहानी बनाई जा रही है, असल इशू नवाज शरीफ साहब नहीं है। असल इशू यह है कि 2 सालों में ये हुकूमत पिट चुकी है। ये अपनी नाकामी से डिस्कशन डाइवर्ट करने के लिए नॉन इश्यूज ले आती है। बात यह है कि आज मुल्क के अंदर मईशत का क्या हाल है, मुल्क की बेरोजगारी का क्या हाल है, मुल्क में गुर्बत का क्या हाल है, मुल्क की ज़राअत का क्या हाल है। किसान बेहाल हो चुके हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो घर किधर गए, वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई। कश्मीर का क्या बना, जिसको इन्होंने 1 साल तमाशाई बन के भारत के जिम्मे लगा दिया है और सकूत कश्मीर कर दिया है इमरान खान ने। ये नहीं चाहते कि सकूत कश्मीर के ऊपर बात हो, क्योंकि ये जिम्मेदार है, इन्होंने सौदा किया है कश्मीर का, इसलिए ये नॉन इश्यूज को लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।